हेलो गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उन्हें एक कंपनी इशू करती है। कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब सेम होता है। ये एक एसोसिएशन है एसोसिएशन है लोगों की, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट के अंडर। इट इज़ एन एसोसिएशन अंडर विच मैनी पर्सन्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है और ना ही इसकी कोई मतलब एंड हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब कि लीगली भी लॉ के नज़र में भी कंपनी अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। लेकिन जबकि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज होती है वो अलग अलग नहीं होती, वैसे अलग अलग होती है, मतलब सेपरेट एंटिटी होती है लेकिन लीगली नहीं होती। लेकिन इसके अंदर लीगली भी अलग एंटिटी होती है। और कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है, मतलब मान लो शेयर कैपिटल होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड की जाती है और एक टुकड़े को कहते हैं, हर एक टुकड़े को कहते हैं शेयर्स। ठीक है। और इन शेयर के जो ओनर होते हैं उनको कहते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर मतलब बैंकरप्ट, मतलब कि दिवालिया अगर कोई हो जाता है, या फिर अगर कोई पार्टनर मर जाता है, तो ये कंपनी की कॉन्टिन्यूटी को अफेक्ट नहीं करता, मतलब कंपनी बंद नहीं हो जाती है। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो पहले कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जानना होगा ना कि कंपनी बनती कैसे है। तो पहले इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, इनकॉर्पोरेट मतलब बनना, तो इनकॉर्पोरेशन उसका प्रोसेस हो गया। तो कैसे होती है, एक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के प्रोसेस से बनी होती है। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होती है, बाय इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, द कंपनीज एक्ट। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट। अब दूसरा क्या आता है इसका, कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, A company is an artificial person having a separate legal entity from its shareholders। मतलब कि कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर अलग है। कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है कंपनी के ऊपर, अगर कोई भी केस करना होता है,
तो कंपनी के ऊपर केस होगा, उसके शेयर होल्डर्स के ऊपर केस नहीं होगा। जो केस चलेगा वो कंपनी के ऊपर चलेगा, शेयर होल्डर्स को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लीगली भी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड में तो वही है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल फंक्शन पर्सन है, उस वो फिज़िकली कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चौथा आता है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब कि जो चलता रहता है। मतलब कि यही बात जो मैंने आगे बताई थी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पे कोई असर नहीं आएगा, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। पांचवा, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि उन्होंने जितने पैसे लगाए शेयर में उनकी उतने की लाइबिलिटी होती है, उन्हें मतलब उनके जो पर्सनल एसेट होता है वो नहीं बिकते। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कि जो शेयर्स होते हैं वो इजी टू ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब आसानी से उन्हें बेच सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो यही काम होता है कि आप शेयर्स को बेचते हो, मतलब इन्वेस्टर को बेचता है, तो ऐसे। ठीक है, अब कौन सा है? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अ कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर्स बट देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर। मतलब कि जो कंपनी होती है वो, जो सारे इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के अंदर कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर होल्डर्स उनको चलाते हैं। उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कि बहुत सारे शेयर होल्डर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिनको डायरेक्टर कहते हैं, तो वही मतलब संभालता है। फिर कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है कि अब कोई पर्सन तो है नहीं, तो फिर उनकी एक सील होती है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उस कंपनी की एक सील होती है। जैसे ABC लिमिटेड है तो इसकी ये सील है, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ये सील फिर स्टैम्प पे लगा के फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब ये साइन की जगह ऐसे यूज़ होती है। तो कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसमें 3 तरीके की कंपनी आती हैं। पहली OPC, 1 पर्सन कंपनी। दूसरा प्राइवेट कंपनी। और तीसरा पब्लिक कंपनी। ठीक है, OPC एक कंपनी होती है जिसके अंदर एक नेचुरल पर्सन होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन मतलब कि जैसे जो मतलब रियल पर्सन होता है वो एज अ मेंबर ऑफ शेयर होल्डर भी होता है। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि 1 पर्सन कंपनी एक कंपनी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन होता है शेयर होल्डर के। उसमें रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल्स। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि अगर 1 पर्सन कंपनी किसी को बनानी है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं रिलेटिंग टू 1 पर्सन कंपनी प्रिस्क्राइब्ड दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन
मतलब कोई भी जैसे इंसान हो और वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट मतलब कि वो 1 साल से, मतलब रेजिडेंट मतलब कि जो इंडिया के अंदर ही रहता है। कैन फॉर्म ओपीसी मतलब कि वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है या फिर नॉमिनी बन सकता है फॉर द फोल मेंबर ऑफ ओपीसी, या फिर और किसी की 1 पर्सन कंपनी के अंदर नॉमिनी बन सकता है। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी और नॉमिनी बन सकता है ऑफ सच कंपनी। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, ये मतलब वैसे चैरिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं बनाई जाती है, ये प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है अभी। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, मतलब नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख, मतलब कि जितना पैसा लगाया है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एवरेज एनुअल टर्नओवर मतलब कि फिर पैसा जितना टर्नओवर आया पूरे साल का, एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब कि जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, मतलब कि जो टर्नओवर मतलब कि प्रॉफिट जितना है वो 3 सालों का, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 पर्सन कंपनी कैन हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट हैव मोर देन 15 डायरेक्टर, मतलब कि एक एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए लेकिन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए लेकिन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और द नेम ऑफ 1 पर्सन कंपनी एंड्स विद ओपीसी, ओपीसी कहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी के फीचर्स आते हैं। अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कि पेड अप मिनिमम मतलब सबसे कम जो पैसा लगा सकते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स, मतलब कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स, मतलब कि इसमें आप शेयर्स अपने रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आप नहीं बेच सकते अपने शेयर। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200। where shares are held by 2 or more person jointly they shall be treated as a single member, मतलब कि ये लिमिट लगा देता है जो कि कितने मेंबर्स इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 और मोर, अगर 1-2 पर्सन ने ज्वाइन करके शेयर्स खरीद रखे हैं तो उनको सिंगल मेंबर ही माना जाता है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, मतलब कि 2 तो होने ही चाहिए लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक में आप देखोगे कि 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट चाहे नहीं हो। इसमें एटलीस्ट 2 हैं, उसमें से एटलीस्ट 1। द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इसके आगे लिमिटेड लग जाता है। पब्लिक कंपनी का क्या होता है? अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है। इज़ अ प्राइवेट कंपनी being a subsidiary of a company which is not a private company. A public company must have at least 7 members, इसमें 7 मेंबर तो होने ही चाहिए तभी वो पब्लिक कहलाएगी, क्योंकि पब्लिक मतलब ज़्यादा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं इसमें मेंबर। उसके अंदर क्या था कि उनके अंदर लिमिट थी कि कितने होने मैक्सिमम। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, में एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए लेकिन मोर देन 15 नहीं होने चाहिए। नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड विद द वर्ड लिमिटेड। उसमें क्या लगता है जो हमारी वो थी प्राइवेट कंपनी, उसके अंदर क्या लगा जैसे अशोक प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी बनानी तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा देंगे। लेकिन अगर पब्लिक लगानी है, पब्लिक कंपनी दिखानी है तो फिर उसके पीछे सिर्फ लिमिटेड लगा होगा अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो। और अगर कोई ओपीसी है तो उसके ऊपर जो भी नाम है उसके पीछे ओपीसी, बस ऐसा होगा।
द नेम ऑफ द लिमिटेड सेंड होता है पब्लिक कंपनी इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है. पब्लिक कंपनी में कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक. पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है. शेयर्स ऑन इशू टू पब्लिक आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंडरी मार्केट में मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. एंड द कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज लिस्टेड कंपनी. सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी सोल्ड और परचेज्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन. मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सिक्योरिटी लिस्टेड होती हैं उनको सेल और परचेज कर सकते हैं किस भी रिस्ट्रिक्शन के बिना. ठीक है, उसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर. मतलब कि शेयर कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कंपनी को मिलती है शेयर्स इशू करने से, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या फिर प्रेफरेंस शेयर. शेयर इज़ अ यूनिट इन विच कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड. मतलब कि शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है तो वो एक टुकड़ा शेयर होता है. ईच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू. मतलब उसकी एक फेस वैल्यू होती है. होल्डर्स जो उन शेयर के होते हैं उन्हें कहता है शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी. द टर्म्स यूज्ड इन शेयर कैपिटल आर डिस्कस्ड लेटर. मतलब कि शेयर कैपिटल की जो टर्म्स है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, वो बाद में डिस्कस करेंगे. कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन. जैसे कि 1, 2, 5, 10 या फिर 100. मतलब कि जैसे एक शेयर 1 रुपये का, एक शेयर 2 रुपये का, एक शेयर 5 रुपये का, ऐसे बिकता है. और सच यूनिट इज टर्म शेयर. मतलब कि 1 रुपये का भी शेयर होता है, 2 रुपये का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 100 का भी होता है. इन्हीं डिनोमिनेशन का शेयर मिलता है, इससे अलग नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी टोटल कैपिटल ऑफ द कैपिटल कितनी है, 50 लाख है. इज डिवाइडेड इनटू 10 लाख यूनिट्स ऑफ 5 रुपीज़ ईच. मतलब कि 10 लाख शेयर 5 रुपये का ईच. देन ईच यूनिट ऑफ ₹5 इज़ अ शेयर. तो हर एक जो यूनिट है 5 रुपये की वो शेयर है. Thus in the above case the company will be said to have 10 lakh shares of 5 each. तो 5 क्या है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है शेयर की. अब शेयर दो तरीके का होता है, प्रेफरेंस या फिर इक्विटी. प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B of the Companies Act. Preference shares are the shares which have following two preferential rights. Preference shares का नाम preference shares होता है क्योंकि उन्हें प्रेफरेंस मिलती है. तो दो तरीक़ों से उन्हें प्रेफरेंस मिलती है. इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा उन्हें प्रेफरेंस मिलती है. प्रेफरेंशियल राइट टू डिसाइड, प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड. मतलब कि अगर डिविडेंड होता है तो उन्हें पहले डिविडेंड दिया जाता है. टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट. मतलब कि उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है या फिर फिक्स्ड रेट के ऊपर एक अमाउंट कैलकुलेट होती है, वो उन्हें मिलती है. विच में ईदर बी फ्री ऑफ इनकम टैक्स या फिर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. या तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है. It means if dividend is paid to equity shareholders, dividend should also be paid to preference shareholder. मतलब कि अगर इक्विटी को पैसा मिला है तो प्रेफरेंस को मिला ही होगा. राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर. मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तब भी उन्हें पहले पैसा मिलता है कैपिटल का, इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलता है कैपिटल का पैसा. अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन. ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पे क्या होता है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि जो इकट्ठा नहीं होता. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि अगर एक
बारी डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगली बारी जब मिलेगा तो वो वाला जो होगा ना वो जुड़ के मिल जाएगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि एक बारी अगर नहीं मिला तो फिर पिछली बार ऐसा नहीं है कि उसका जुड़ के मिलेगा, पिछली बार दूसरी बार का जितना होगा बस उतना ही मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं जिसके अंदर इकट्ठा होकर नहीं मिलता। ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि पार्टिसिपेटिंग वाले तो होता है कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो फिर वो ज़्यादा, मतलब एक बारी उनको मिल गया तो एक बारी उनको मिलने के बाद और इक्विटी को भी मिलने के बाद जो बच जाएगा उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो तो पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग की मरी उनका फिक्स रेट था, उनको उस पर मिल गया तो उसके बाद फिर उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब होते हैं जो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स चेंज हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो उसको कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के जो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर या इररिडीमेबल। रिडीमेबल कौन से होते हैं? आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड exceeding 20 years from the date of issue for the repayment or earlier the repayment अमाउंट इज टर्म्ड एट रिडम्पशन। मतलब कि ये तो ऐसा होता है कि या तो जो टाइम डिसाइडेड था तब हो सकता है रिडीम या फिर उससे पहले भी रिडीम हो सकता है। लेकिन इरिडीमेबल कब होते हैं? जब इरिडीमेबल शेयर्स आर द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर्स ऑफ सच व्हेन द कंपनी वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप की जाएगी तभी वो रिडीम हो सकते, तभी पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता, तो ये इरिडीमेबल। इक्विटी शेयर्स सेक्शन 43(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर्स मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड हैव द मैक्सिमम एंड रिवॉर्ड्स। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा मतलब पैसा मिल भी सकता है और या फिर कुछ भी नहीं मिल सकता। द रिस्क बीइंग लूजिंग पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, बिजनेस इनकर्स लॉसेस, द रिवॉर्ड्स बीइंग पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिशिएशन इन मार्केट वैल्यू। मतलब कि अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट के भी बहुत चांसेस होते हैं। अब हमारी शेयर कैपिटल 3 तरीके की होती है, ऑथराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। ये तीनों का एक ही है, मतलब ये नाम, मतलब नॉमिनल भी सेम है, रजिस्टर्ड और ऑथराइज आपस में सेम है। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज क्या होती है? हमारी 3 तरीके की शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि उतनी कैपिटल जितनी कंपनी मांग सकती है अपने पूरे लाइफ टाइम में, और ये कितनी होगी, ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है हमारा एक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर लिखा रहता है कि कंपनी पूरे ज़िंदगी में कितने शेयर्स इशू कर सकती है और कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है शेयर्स इशू करके। इशूड कैपिटल होती है कि ऑथराइज में से अभी कंपनी ने कितनी इशू करी है, ठीक है। और सब्सक्राइब मतलब कि इशूड के अंदर से कितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब करी है, तो वो होती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड हो, नॉमिनल हो या फिर रजिस्टर्ड हो, तीनों का मतलब सेम है। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पहला आता है पर्टिकुलर्स, पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्सट्रैक्ट
ऑफ बैलेंस शीट, और फिर यहाँ पर आते पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, इक्विटी एंड liabilities, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, यहाँ पे डालेंगे नोट 1, और यहाँ पे फिर ये जो हमने नोट 1 डाला है ना, इसको अब बड़ा यहाँ पे बना देंगे, नोट 1 ऐसा करके। नोट 1 को दूसरे पेज पे बनाते हैं, और फिर नोट 1 से जो भी हमारे सब्सक्राइब्ड वाले के अंदर अमाउंट निकलेगी ना, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। चलो यहीं पे बना देती हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे आएगी ऑथराइज्ड, अगले पेज पे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बनेगा नोट हमारा, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ऑथराइज शेयर कैपिटल, डैश शेयर्स एट द रेट डैश ईच, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, फिर आ जाएगी इशूड कैपिटल डैश शेयर्स एट द रेट डैश ईच, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ये दोनों तो सिंपल है, मेन काम आता है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसमें क्या करना है, इसमें दो आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप तो वो होता है कि मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और फुली पेड अप मतलब कि 10 का शेयर है। फुली पेड अप कौन सा होता है कि अगर 10 का शेयर है और पूरे के पूरे 10 रुपये दे दिए। फुली पेड अप वो नहीं होता कि मतलब जैसे 10 का शेयर है और 8 ही मंगाया कंपनी ने और 8 पूरे के पूरे दे दिए, तो भी वो फुली नहीं होगा, मतलब फुली पेड अप नहीं होगा। 10 कंपनी ने पूरे कॉल्ड अप कर लिए हों और पूरे के पूरे 10 दे दिए गए हों, उसको कहेंगे फुली पेड अप। ठीक है, तो अगर ऐसे शेयर्स होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, डैश शेयर्स एट द रेट डैश ईच, यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड है लेकिन फुली पेड अप नहीं है, तो हमारा क्या होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे डैश शेयर्स जितने दिए एट द रेट डैश ईच, और माइनस करेंगे कॉल्स इन, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख दिया डैश शेयर्स एट द रेट डैश ईच, माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, और प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद का माइनस कॉल इन एरियर करने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस, अगर कोई शेयर फॉरफीट कर लिया कंपनी ने तो इसके अंदर आएगा, वरना अगर कोई अमाउंट नहीं है या फिर नहीं किया कंपनी ने फॉरफीट तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, उसको ज़ीरो एज्यूम कर लेंगे। फिर ऐसे ये ऐड अप हो जाएगा पूरा, यहाँ पे हमारा इसको भी मिला के जो हमारा टोटल बनेगा, जो भी ये आएगा वो उसमें आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी पहले यहाँ पे बैलेंस शीट बना के वो ऐसे किया था ना कि डैश में जो आना है वो उस मतलब यहाँ वाली जो अमाउंट है वो उसमें आ जाएगी। ओके, जैसे ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर्स, और ये नोट्स कैसे बनाया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल इतने का इतने ईच, यहाँ पे अमाउंट आ गई, इशूड में भी ऐसे इतने शेयर्स ऑफ इतने ईच, यहाँ पे आ गई सब्सक्राइब में फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में जितने शेयर थे डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच इतने आ गए।
सुबह 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ डैश इज इतने आ गए, फिर माइनस कॉलिंग एरियर कर दिया। और यहाँ पे फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर मतलब कि कंपनी ने कोई भी शेयर फॉरफीट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे शेयर फॉरफीचर नहीं आया जो मैंने सिखाया था। और यहाँ पे जो अमाउंट है 970 जो अमाउंट है वो हमारी रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व के में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसका डिफरेंस अक्सर आ जाता है। तो मीनिंग क्या है, रिज़र्व कैपिटल क्या होती है, ये वो पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का। अनकॉल्ड मतलब कि 10 में से अगर 8 मंगाए तो फिर 2 मंगाए नहीं, तो ये क्या होगी, अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब कि ये वो पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है ये, जो कि तब मंगाई जाती है जब कंपनी अपना सारा वाइंड अप करने वाली होती है। तो कंपनी अगर कोई ये सोच रही है कि भाई 8 मंगा लिए, लेकिन 2 तब मंगाएंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो कंपनी रिजर्व कर रही है फ्यूचर के लिए, तो उसको कहेंगे रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये वो पार्ट होता है जो ऐसे ही नहीं होता कि भाई डिविडेंड के रूप में बांट दिया। ये कंपनी अपने जैसे डिस्काउंट पे इशू करती है अगर, तो उसमें यूज़ कर लेती है, और अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है। क्रिएशन, ये क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल होता है। मैंने आपको बोला ना कि ये रिजर्व कैपिटल होती है जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जो कंपनी फ्यूचर के बचा के रखती है। अनकॉल्ड मतलब जैसे 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से 8 मांग लिए, 2 नहीं मांगे, तो 2 नहीं मांगे तो अनकॉल्ड कैपिटल। और वो रिजर्व कैपिटल कब हो जाएगी, अगर वो कंपनी उसको वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाएगी। कैपिटल रिजर्व, ये क्या होता है, रिजर्व होता है जो कि साइड में रख दिया और जाता है कैपिटल प्रॉफिट के अंदर से। जो भी हमें कैपिटल से प्रॉफिट होता है उसके अंदर से एक रिज़र्व बनाया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल रिज़र्व। ऑप्शनल और मैंडेटरी, रिज़र्व कैपिटल करना मैंडेटरी नहीं है, और इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट इन कैपिटल रिजर्व। मतलब कि इसमें तो ज़रूरी है ही नहीं, मैंडेटरी है ही नहीं। और इसके अंदर मैंडेटरी भी मतलब जैसे इसके अंदर ये बोला जाता है कि मतलब कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में करना चाहिए, वैसे इसमें भी ज़्यादा ऐसे ज़रूरी नहीं है। Resolutions, special resolution is required for reserve capital. No resolution is required for capital reserve. Writing off capital losses, it cannot be used to write off capital losses. Capital losses को वो करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शेयर्स 2 रुपये का भी हमारा लेना बाकी है, और उसी को हमने अपना रिजर्व कैपिटल बना रखा है। तो अगर हम उसी को राइट ऑफ करने के लिए रखेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, तो कैपिटल लॉसेस को बियर करने के लिए यूज़ हो सकता है। डिस्क्लोजर, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इट इज़ डिस्क्लोज शोन इन द नोट टू अकाउंट, मतलब इसको हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, और इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो ये इसके बीच का डिफरेंस हो गया। अब हमारा न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बचा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सो बाय गाइस।